ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी शिक्षार्थियों का इस कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के यूनिट 3 आय और रोजगार का निर्धारण के विषय में पढ़ेंगे। ये चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, समष्टि अर्थशास्त्र का है। इस चैप्टर में हम बात करें सबसे पहले सिलेबस की। तो सिलेबस हमारा इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो 80 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, उसमें से 12 मार्क्स का यदि इसमें से आ रहा है तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमें ध्यान से पढ़ना होगा और काफ़ी हमें अपने नंबर परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस चैप्टर की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट पार्ट एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, समग्र मांग और उसके निर्धारक तत्व, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम ऑफ एक्सिस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, मेजरिंग टू करेक्ट दैम, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, टैक्सेस एंड मनी सप्लाई थ्रू बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये जब भी हम बात कर रहे हैं इस साल कितना सिलेबस कट हुआ, क्या हुआ, जब भी हम बात करते हैं तो कट की तो बात कर रहे हैं कि कितना सिलेबस कम हुआ, लेकिन इस यूनिट में ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई? गवर्नमेंट स्पेंडिंग से शुरू होके, और ये सारा पार्ट ऐड भी हुआ है बेटा। ये यूनिट 2 में था। हुआ क्या, जब सिलेबस रिवाइज हुआ तो यूनिट 2 से सिलेबस निकाल दिया, वहाँ से तो डिलीटेड पोर्शन में डाल दिया, लेकिन यूनिट 3 में एडिंग पोर्शन में डाल दिया। ये मैंने यूनिट 2 का जब चैप्टर लेक्चर रिकॉर्ड किया था तब भी आपको बात बताई थी। तो ये चीज़ें हमने यूनिट 2 में फिर भी पढ़ ली थी। क्यों पढ़ ली थी? क्योंकि वहाँ नहीं पढ़ते तो अब पढ़नी पड़ती हमें यूनिट 3 में। तो आप यूनिट 2 को यदि पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो ये ना सोचें कि ये तो डिलीटेड पार्ट है, क्योंकि वहाँ से डिलीट हुआ है, यहाँ ये ऐड हो गया है, और इसके बिना ये मेजरिंग टू करेक्ट दैम वाला पोर्शन क्लियर होगा भी नहीं। डन। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक बिल्कुल नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको इसको समझने में हमारे देश में कैसा रोजगार की क्या स्थिति है, कैसे रोजगार बढ़ सकता है, क्योंकि अक्सर ये मांग होती है कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार, तो सरकारें क्या करती हैं इस बारे में, कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। चलिए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज डिमांड, समग्र मांग की अवधारणा। समग्र मांग, देखिएगा आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ सारी बातें हमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर करनी है। तो मांग तो आप जानते ही हो, और समग्र मांग किसका कॉन्सेप्ट हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। संपूर्ण अर्थव्यवस्था पे जो मांग होती है वो कहलाती है समग्र मांग। अब जब अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पे बात करते हैं, मांग की बात करते हैं, तो फिर सारी चीज़ों की बात करेंगे, ऑल कॉमोडिटीज़ एंड सर्विसेज की बात करेंगे। अब हम इतनी सारी चीज़ें हैं, सबकी मांग अलग अलग तो नहीं लिख पाएंगे, है ना। हम ये तो नहीं कह सकते फ्रिज इतने चाहिए एक साल में, टीवी इतने चाहिए, और आटा इतना चाहिए, सब्जियां इतनी चाहिए, और सर्विसेज जो बहुत सारी टीचिंग की, डॉक्टर्स की, वकील की, ये सब कितनी कितनी चाहिए। तो इन सब को हम अलग अलग ना लिख के इनको पैसे के रूप में जोड़ लेते हैं।
अब वो कैसे जोड़ेंगे कि समग्र मांग, इन चीज़ों पे हम सब लोग मिलकर जो उस अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, जैसे हम भारत में रहने वाले, भारत को एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था हम मान लें, तो भारत में रहने वाले लोग इन चीज़ों पर जितना खर्च करने की आप कह सकते हैं योजना बना रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर हम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच इतना पैसा अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेंगे, वो सारा पैसा हम जोड़ लें तो वो कहलाएगा हमारी समग्र मांग। तो समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है। व्यय मीन्स जो आपने खर्च किया है या खर्च करने की योजना बना रहे हैं, जो एक लेखा वर्ष आप समझते ही हैं, फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पे ख़त्म होता है। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से? गृहस्थ क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार और शेष विश्व। ये ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी में कौन कौन से होंगे हमारे? ये 3 होंगे, गृहस्थ, उत्पादक और सरकार। और केवल हम सरकार को भी हटा दें तो क्लोज्ड इकोनॉमी के केवल 2 क्षेत्र रह जाएंगे। फिलहाल हम 4 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों द्वारा उस अर्थव्यवस्था में एक उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय करने की योजना बनाते हैं। वे कितना हमें खर्च करना है, जो मैंने अभी बताया था उसको शब्दों में इन्होंने परिभाषा के रूप में लिख दिया है। समग्र मांग के घटक क्या क्या हैं बेटा? खर्च किस किस चीज पे करते हैं हम? उपभोग पे खर्च करते हैं, कंजप्शन करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, या निवेश करते हैं। उधर सरकार व्यय करती है, सरकार भी कंजप्शन भी करती है, उपभोग भी करती है और निवेश भी करती है। और शुद्ध निर्यात एक तरह का ये भी हमारा उपभोग हो गया। हमने जो वस्तुएं और सेवाएं पैदा की वो विदेशों के लोगों ने उपभोग कर ली, विदेश के लोगों ने उनको या तो उपभोग किया या निवेश किया। क्योंकि ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे थे हम, तो इसमें अब उपभोग पर जितना खर्च किया वो कहलाएगा उपभोग व्यय, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। निवेश पर जितना खर्च किया हमने वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, यही वाली बात, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो हम अब एडी की बात करें तो एडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट, कितना तो हमने वस्तुएं और सेवाएं एक्सपोर्ट की, माइनस इंपोर्ट, क्योंकि ये तो हमने प्रोडक्शन की नहीं थी, बाहर से मंगवाई हैं। तो ये दोनों मिलकर बना देंगे हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ये आपने पढ़ा है फॉर्मूला। अब कंजप्शन की अभी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का व्यवहार, इसको हम आगे डिनोट करेंगे आई से। निवेश 2 प्रकार का होता है। होता क्या है निवेश? दूसरी वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए उत्पादक कुछ निवेश करते हैं। जैसे मशीनरी लगा ली फैक्ट्री में, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री, और आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री के लिए मशीन लगानी पड़ेगी, तो वो मशीन क्या होगी? उस फैक्ट्री वाले का निवेश हो गया, उस उत्पादक का निवेश हो गया। ये अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पे ही होता है निवेश। निवेश 2 तरह का होता है, स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमिस्ट है केन्ज, उनके विचारधारा पर ये सारा चैप्टर कह सकते हैं बेस्ड है।
अभी आगे बात करेंगे उनकी भी। तो स्वायत्त निवेश क्या होगा बेटा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये वो निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। भाई निवेश अक्सर ही हम ये मानते हैं कि निवेश कब बढ़ेगा? जब आय बढ़ेगी। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो ये वो निवेश है जो आय पर निर्भर नहीं करता। आय जो आय को हम वाई से डिनोट करेंगे, चाहे ये 0 हो, चाहे ये 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे करोड़ों में हो, ये फिक्स रहता है कि अर्थव्यवस्था में इतना निवेश तो होगा ही। तो यह स्थिर है, भले ही अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कुछ भी हो, 0 हो तो भी इतना होना है, और 10,000 लाख और 10 लाख करोड़ हो तब भी होना ही है। प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। प्रेरित निवेश का अभिप्राय उस निवेश से है जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। अर्थात जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। इनकम कम होगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रेरित निवेश कम होता जाएगा। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में केवल स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर ही बात करेंगे। यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इस पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे, हम केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देंगे। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देने का अर्थ ये है कि जब भी हम निवेश की बात करेंगे तो आय का स्तर कुछ भी हो वो फिक्स ही रहेगा। जैसे यहाँ बात करें हम, आय 0 है तो भी निवेश 10 ही है, आय 20 हो गई तब भी निवेश 10 ही है, और यहाँ आय 120 हो गई तब भी निवेश 10 ही है। आप देखेंगे सारा निवेश कितना है? 10-10 ही है। तो ये कौन से वाला निवेश है बेटा? स्वायत्त निवेश। कौन से वाला? ये वाला स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो हम आगे जब भी टेबल बनाएंगे निवेश को फिक्स ही रखेंगे, और ये हमेशा आय के अनुसार कोई चेंज नहीं होगा। स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एआई बोल सकते हैं आप इसे। तो निवेश की बात क्लियर हुई। यहाँ हम इस पॉइंट पे बात कर रहे थे, ये 4 चीज़ें हमें देखनी थी, क्योंकि समग्र मांग के घटक हमने 4 पढ़े थे। इन 4 में से आपकी निवेश की बात हो गई, इन दोनों को हमने अभी छोड़ दिया है। हम ये मान के चल रहे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि आपका 12th सिलेबस में इतना डिटेल नहीं होती है कि हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट को भी काउंट करें, तो हमने ये दोनों चीज़ें अभी छोड़ ली है। एक कल्पना कर ली, एक अजम्पशंस हो गई हमारी कि एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है और वहाँ सरकार भी नहीं है, केवल लोग रहते हैं, और वो लोग कंजप्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी की डिमांड होती है। तो समग्र मांग में केवल 2 ही चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं फिलहाल। कौन कौन सी बेटा जी? सी एंड आई। तो आई के बारे में हमने पढ़ लिया कि निवेश 2 तरह का, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। यहाँ हम केवल स्वायत्त निवेश की बात करेंगे। अब कंजप्शन इन्वेस्टमेंट की, कंजप्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कंजप्शन इन्वेस्टमेंट में बात करें हम, कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन। उपभोग तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है। किस किस के? सी एंड वाई, इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो कहलाएगा उपभोग फलन। तो C इज इक्वल टू एफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। कंजप्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। इट मीन्स C वाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे C भी बढ़ता जाएगा। इस टेबल के द्वारा हम इसको एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं।
अब हमने अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा जी? हमने पढ़ा था ये मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। और ये फॉर्मूले की यदि मैं बात करूँ तो ए डी इज इक्वल टू पढ़ा था हमने सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। यहाँ ये दोनों चीज़ें हमने छोड़ दी थी, क्योंकि कैसा मान लिया था अजम्पशंस में कि इकोनॉमी क्लोज्ड है। तो ए डी इज इक्वल टू अब हमारा नया फॉर्मूला क्या बन गया? सी प्लस आई। ये हमेशा इस चैप्टर में हम जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई से ही बात करेंगे। अब इस टेबल को एक बार पढ़ते हैं। आय, पहले मान लीजिए अर्थव्यवस्था में इनकम कितनी है बेटा? 0। इनकम इज 0। फिर इनकम बढ़ती है, कुछ समय बाद 20 हो जाती है, फिर 40 हो जाती है। अब इसको लाख करोड़ में मान लो, 1000 करोड़ में मान लो, वो एक अलग चीज़ है। हम यहाँ समझ रहे हैं बात को, तो समझने के लिए हमें छोटे से एग्जाम्पल लेने हैं। फिर इनकम इंक्रीज होकर 60 होती है, 80 होती है, 100 होती है, 120 होती है। देखिएगा गौर से, सब में कितना कितना प्लस होता जा रहा है बेटा? 20 20। क्योंकि ये टेबल हमें, जब हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कई बार ये टेबल हमें बना के दिखानी पड़ेगी पेपर में। तो पेपर में बनाने का मतलब क्या है कि हम इसको थोड़ा सा समझ लें। एक टेबल रट लो तो पूरे 12 नंबर का जो पूरी यूनिट है उसी में वो टेबल काम आती रहेगी। मैं समझा दूंगा कैसे कैसे बनानी है। केवल एक दो चीज़ें रटनी है, बाकी सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें क्या रटना है? 0 से शुरू होना है, ये अपने आप याद हो जाएगा। अभी आगे जब एक्सरसाइज करेंगे सब में +20 करते जाना है। कहाँ तक ले जाना है? 120 तक। 0 20 40 60 80 100 120। आई वाली कहानी मैंने आपको बता दी, फिक्स रहनी है, कोई चेंज नहीं करना। सब में 10 10 10 10 लिख देना है। 2 लाइनें हो गई, ये और ये। अब कंजप्शन, कंजप्शन में केवल इतना आपको ध्यान रखना है, 20 से शुरू करना है। क्यों शुरू करना है अभी बताता हूँ। सब में +10 करते जाओ। 20 30 40 50 60 70 80। कहाँ से शुरू करना है बेटा? एक बात याद रखनी है कि हम कंजप्शन को 20 से शुरू करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी टेबल बनी मिल जाएंगी यहाँ। 0 50 100 है ना, 0 50 100 150, इस तरह की भी टेबल बन जाएगी। लेकिन आप अपनी मर्जी से टेबल नहीं बनाएंगे। एक टेबल ढंग से तरीके से याद कर लोगे तो एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं टेबल की हेल्प से, उनमें आपको आसानी रहेगी। तो मेरे विचार से, मैंने बहुत सारी टेबल्स पढ़ी, उन टेबल्स में पढ़ के मुझे ये टेबल अच्छी लगी, तो मेरे विचार से ये टेबल आप याद कर लेंगे तो आपको करीब करीब इस चैप्टर में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी में ही और लाइनें बढ़ती रहेंगी, है ना, इस तरह से। तो इससे कोई विशेष वो लाइनें जो बढ़ेंगी वो मैं बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। काफ़ी इस चैप्टर के लास्ट में ये पूरी कंबाइंड टेबल हमने बना के भी दी है। देन तो उपभोग की बात हो गई, 20 से शुरू करना है, सब में 10 10 प्लस करते जाना है, पूरी ये कॉलम बन जाएगा। इनकम का हो गया। इनकम में केवल एक चीज़ याद करनी है, इनकम में 0 से शुरू करना है और सब में 20 20 करना है। कंजप्शन 20 से शुरू होना है और सब में 10 10 होना है। इन्वेस्टमेंट में हमेशा 10 ही रहेगा। एडी, एडी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया अब हमारा सी प्लस आई, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट कंजप्शन एंड नेट एक्सपोर्ट, वो दोनों चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, इन दोनों का टोटल करोगे ए डी बन जाएगा। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 10 70, 70 10 80, 80 10 90। केवल आपको क्या चीज़ें याद करनी पड़ी बेटा जी? केवल एक तो चीज़ ये याद करनी पड़ी
कि हमें y 0 से शुरू करना है और +20 करते जाना है। और दूसरी चीज़ हमें याद करनी पड़ी, इन्वेस्टमेंट 20 से शुरू करना है, सब में 10-10 करते जाना है। तीसरी चीज़ इन्वेस्ट ऑटो सॉरी ये कंजप्शन था, कंजप्शन 20 से शुरू करना है और +10 करते जाना है। और इन्वेस्टमेंट 10 से शुरू करना है, 10 ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोनोमस या स्वायत्त इन्वेस्टमेंट है। देन इस टेबल से हम एक फिगर बना के देखते हैं बेटा जी, एक ग्राफ बना के देखते हैं इस टेबल का। मैं आपको यहीं पे ग्राफ की बात कर लेता हूँ, क्योंकि बने बनाए ग्राफ को देखने में आपको भी इजी लगता है, मुझे भी इजी हो जाता है, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तब हम घूम जाते हैं, तब बनता नहीं। तो एक ग्राफ हम ये वाला ग्राफ बना के ही देखते हैं। That is y axis, this is x axis, origin। अब सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले इसमें दिखानी है हमें y। कहाँ से शुरू होगी बेटा जी? 0 से। ठीक हो गई बात? बिना कुछ सोचे समझे डिफरेंस बराबर है 45 डिग्री की एक लाइन डाल दो। ये वाली हमने y की डाल दी है लाइन। कितने डिग्री है बेटा जी? 45 डिग्री। बिल्कुल डी लेके नाप तोल करके नहीं बनाना, ऐसे ही बात बन जाएगी। कितना हो गया? 45 डिग्री। इधर क्या लिख दूं मैं? क्या क्या दिखा रहे हैं हम? c प्लस y प्लस i प्लस AD, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ठीक है? सॉरी y नहीं, यहाँ पे c प्लस i प्लस AD। यहाँ क्या शो कर रहा हूँ मैं? y इनकम। चलिए जी, इनकम कहाँ से शुरू कर दूँ मैं? ये 0 हो गई, 20, और 20 के बाद कितना कितना प्लस करता जा के 0 के बाद कितना कितना 20 20 20 40 60 80 100 120, इस तरह से बना लोगे। यहाँ पर कितना कितना ले मैं? फिर वही ले लो आप, 20 40 60 80 100 और 120। अब बात करें हम, ये y तो बन गया बेटा जी। नेक्स्ट c की बात करें। c कैसे बनाएंगे भाई? कहाँ से शुरू करूँ? 20 से। इसका मतलब यहाँ से लाइन शुरू करूँ। ठीक हो गई बात? और एक जगह बेटा एक पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पर, आप देखिएगा 40 एंड 40, जहाँ y भी 40 है ना खुद। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप खुद अपने अंदाजे से टेबल नहीं बना सकते। अंदाजे से टेबल बनाएंगे तो ये सब होच पोच हो जाएगा। एक टेबल रटोगे तो सब कुछ काम हो जाए। 40 एंड 40, इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लगभग यहाँ पे ये पॉइंट 40 एंड 40। इसको मैं यहाँ से लेता हुआ 20 से शुरू कर रहा हूँ। ये स्केल रखूँगा एक पॉइंट 20 पे, एक 40 पे, इन दोनों को रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन डाल दूंगा, दैट इज कॉल्ड सी। क्लियर हो गई बात? सी कैसे बनाना है ना? इसमें देख के क्या होता कि सर ने एक यहाँ से खींच दी, एक ऐसे खींच दी, तो आपको अभी तो फ़िलहाल मैं समझा देता, लेकिन आपको फिर बाद में समझ नहीं आती है ना। ये दूसरी फिगर है, थोड़ा सा यहाँ 30 से शुरू कर रखा है मैंने, तो इसमें भी वो बात नहीं है, 20 से शुरू होगी, इस तरह से लाइन जाएगी बेटा।
है ना। देन अब देखिएगा इसमें y हो गया बेटा, c हो गया बेटा, i, हमेशा tan ही tan रहना है। tan इसका मतलब यहाँ के करीब से 0 और 20 के बीच से शुरू होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन हो बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बात करो AD की। AD कैसे शुरू करूं? 30 से शुरू करूं, इट मीन्स लगभग यहाँ से शुरू करूं 20 और 40 के बीच से, ये 30 मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। और अब आप देखिएगा C में भी tan tan प्लस हो रहा है और AD में भी मैं अब गौर करूं तो सब में tan tan ही प्लस हो रहा है। इट मीन्स AD और C पैरेलल लाइन है। तो इसका मतलब AD और C कैसे खींच दूं? ऐसे खींच दूं, ये बन जाएगी AD, इसको ब्रैकेट में C प्लस I। हर जगह ये C से कितनी ज़्यादा है? tan ज़्यादा है। कहीं भी मैं इसको ऐसे लाइन देखूं तो ये कितना मिलेगा बेटा जी मुझे, और ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा मुझे 100, ये मिलेगा 110। अच्छा, ये 80 पे होगा, ये 100 है तो ये 110 होगा। कहीं ये 80 है तो ये 90 होगा। मीन्स कहीं भी चेक कर लूँ मैं, इन दोनों लाइंस के बीच में ये जो डिफरेंस है ये सेम आएगा। और कितने का डिफरेंस है? 10 का। क्यों है? क्योंकि इनमें सब में tan tan का ही फर्क है। और वो tan क्या है वास्तव में? इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? बना सकते हैं आराम से। अब इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं। ये केवल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बनाया है, बना के दिखाया है। आप एक बार इसको यहीं पे पोज कर दें, एक फिगर इसी टेबल से खुद कॉपी में प्रैक्टिस करके देखें। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से कैसे कैसे बनाया मैंने दोबारा से एक बार समझ लें, क्योंकि ये डायग्राम अक्सर इस तरह के डायग्राम आपसे बनवाए जाते हैं। चलिए जी आगे बढ़ूं। आगे बढ़ते हैं तो एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, उपभोग की बात करूं तो उपभोग हमने जब इनकम जीरो है, अब इस टेबल को थोड़ा सा समझ के देखते हैं क्या है वास्तव में ये टेबल। जब y जीरो है तब भी कितना है बेटा? कंजप्शन 20। अब आप सोच के देख रहे हो कि उस इकोनॉमी की इनकम तो कितनी है? जीरो, और कंजप्शन है 20। ये कैसे संभव है? मैं अपने परिवार पे बात लेके चलूँ, है ना। आप अपने परिवार के बारे में सोचें। हमारी आय तो कितनी है? जीरो, और कंजप्शन कितना कर रहे हैं हम? उपभोग कितना कर रहे हैं? 20। इट मीन्स व्यय कितना कर दिया हमने? उपभोग व्यय ही है ना ये। खर्च कितना किया? 20। तो इज इट पॉसिबल? जीरो इनकम है और व्यय है 20। क्या ये संभव है? सोचो जरा। चलिए बेटा जी, आय भले ही जीरो हो, हम अपनी जो जीवन जीने की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं वो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी। तो हमें कुछ ना कुछ तो उपभोग करना ही होता है। हमारे इनकम जीरो हो तो भी रोटी तो हमें चाहिए ही, भोजन तो हम करेंगे ही, कपड़ा तो हम पहनेंगे ही, हमें किसी शेल्टर की, आश्रय की तो आवश्यकता होगी ही, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो मकान हो, कमरा हो। तो हमें कम से कम जीने के लिए, वरना तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। आप इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, कुछ इसमें मेडिकल वाली चीज़ें भी जोड़ सकते हैं कि हम बीमार हो गए, भले इनकम जीरो है, फिर भी हमें दवाइयाँ वगैरह तो लेनी ही पड़ेंगी। जिंदा रहना है तो कुछ तो खर्च हमें करना ही पड़ेगा।
तो इसलिए ये 20 है। इसको हम बोलते हैं स्वायत्त निवेश। नई टर्म आ गई बेटा, ये स्वायत्त उपभोग, सॉरी निवेश नहीं, स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको, समझ आ गई ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन वो कंजप्शन होता है जो शून्य आय पर भी होता है ना। अब आती है बात कुछ समझ में। परिवार में भी हमारी इनकम जीरो हो तब भी रोटी तो खाएंगे ही ना बेटा, कपड़ा तो पहनेंगे ही, कुछ मकान वगैरह कुछ तो चाहिएगा ही। बहुत अच्छा मकान किराए पे नहीं लेंगे, कुछ वैसा ले लेंगे, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो ऑटोनोमस कंजप्शन की एक बार हम परिभाषा देख लेते हैं। अभी एक अर्थव्यवस्था में उपभोग का न्यूनतम स्तर सदैव बना रहता है। उपभोग इतना तो होना ही होना है, भले ही आय शून्य हो। अर्थात शून्य आय स्तर पर जो उपभोग होता है उसे स्वायत्त उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? जब y जीरो है तब c जो भी है, और फिलहाल हमारे टेबल में 20 बना हुआ है, तो 20 ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं c बार से, है ना। ये ऊपर छोटा सा निशान लगा हुआ है ना, ये कंप्लीट लग नहीं पाया है यहाँ। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे आगे आगे, c बार, इसको पढ़ेंगे हम c बार। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, तो अब इस अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं जैसे जैसे आपका आय बढ़ती है, जीरो से कितनी हुई 20, उपभोग भी बढ़ गया। 20 से कितना हो गया बेटा 30। अभी भी कमा 20 रहे हैं, खर्च 30 कर रहे हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा लिया। 20 से 40 हुआ, 40 के 40 खर्च किए। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, वाई जैसे जैसे इंक्रीज होता है, सी कंजप्शन वैसे वैसे ही बढ़ता जाता है। दोनों का कैसा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। सी माइनस होगा, टेबल को नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू कर दोगे तो कंजप्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। समझ आती है बात? एक स्थिति ऐसी है जहां उपभोग, अच्छा इससे आगे बढ़ते हैं पहले थोड़ा सा। 40 से इनकम हुई 60, उपभोग 50। अब क्या हुआ, 60 रुपये कमा रहे हैं और कितने खर्च कर रहे हैं 50। 10 रुपये कहाँ चले जाएंगे हमारे? सेविंग में। 10 रुपये की हमने क्या कर ली? सेविंग। 60 से 80 हुई, 80 पे 80 कमाई है हमारी, तो हमने क्या किया, 60 रुपये खर्च कर दिए। सेविंग कितनी हो गई? 20। यहाँ पे सेविंग कितनी हो गई बेटा जी? 30। यहाँ पे सेविंग 40। चलो यहाँ की तो सेविंग मैंने काउंट कर दी। अब एक सेविंग का मैं नए सिरे से इसमें एक टेबल, एक लाइन बना के देखूँ सेविंग का क्या होगा भाई। सेविंग का मैं एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ लिख नहीं रहा, ये लिखेगा। ये मैंने एक बना दी सेविंग के लिए टेबल, एक इसमें कॉलम और जोड़ दिया, इसको मैं लिख दूँ सेविंग। और सेविंग का फॉर्मूला क्या लिखूँ भाई? क्या होती है सेविंग? इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दो। जितना
आपकी आय है उसमें से जितना उपभोग कर लिया वो ख़त्म कर दो तो बच जाएगी आपकी सेविंग। पहले में देखना ज़रा सेविंग, यहाँ पे पहले एक बार इसी को देख लूँ मैं। यहाँ पे कितना कितना लिख दूँ बेटा, इनकम कितनी 60, वाई माइनस सी तो करना है, 60 माइनस 50 10 हो गई, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 70 30 40। यहाँ पे 40 माइनस 40 0। यहाँ पे देखना बेटा कितना आएगा, y 0, 0 माइनस सी 20 कितना हुआ -20। तो कितना लिख दूँ यहाँ पे -20। यहाँ पे 20 माइनस 30 -10। इसका क्या मतलब हुआ सेविंग -20 का? इसका अर्थ है कि हमने यहाँ जो कंजप्शन किया है, इनकम तो हमारी 0 थी और 20 रुपये का हमने उपभोग कर लिया, कंजप्शन कर लिया। इसका अर्थ है कि हमने कंजप्शन अपनी सेविंग में से किया है। अरे जब हमने कमाया एक धेला नहीं, 1 रुपया कमाया नहीं, खर्च कर दिए 20 रुपये। 20 रुपये कहाँ से आए हमारे पास? कमाई तो 0 है। कमाए 10 रुपये, सॉरी 20 रुपये, खर्च कितने कर दिए 30 रुपये, 10 रुपये फालतू खर्च कर दिए। ये 10 रुपये कहाँ से लाए हम? अपनी सेविंग्स से, जो पहले हमने की थी जब हम इस स्थिति में थे। तो हमारी कुछ सेविंग होंगी, उन सेविंग्स में से, उन बचतों में से जो बचत थी, उस बचत में से ये पैसे खर्च किए। तो समझ आई अब आपको बात? कई बार ऐसा होता है ना, किसी महीने आपके परिवार में भी इतने ऐसा हो जाता है कि किसी महीने मान लीजिए परिवार में कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो आपकी कमाई तो है 50,000 रुपये और उस महीने खर्च हुए हैं 5 लाख रुपये। शादी है, बहन की शादी है, तो खर्च कितने हो गए 5 लाख रुपये, कमाए कितने 50,000 रुपये। तो 4.5 लाख रुपये कहाँ से आए भाई? ये सेविंग से ही आए होंगे ना, उधार लिए हों, सेविंग कुछ सेविंग हो गई, कुछ उधार हो गया, जहाँ से भी आए तो होंगे तभी तो खर्च हुए। तो समझ आ गए -20 -10 कैसे हुए, स्वायत्त उपभोग कैसे होता है जब कमाते 0 हैं फिर भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं, तो वो कहाँ से खर्च कर रहे हैं? अपनी सेविंग्स से। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ूँ? अच्छा, अब आता हूँ मैं इस पॉइंट पे कि हमारी सेविंग्स तो हो गई। अब ये देखिएगा, ये एक पॉइंट है जहाँ जितना कंजप्शन है, जितनी इनकम है उतना ही कंजप्शन है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ये वाला जहाँ y, ये वाली y की लाइन और ये वाली आपकी c की लाइन, जहाँ y इज इक्वल टू c होते हैं, वो कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट, सम स्तर बिंदु। ठीक हो गई बात? दो चीज़ें पढ़ ली हमने, अब धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम। स्वायत्त उपभोग ऑटोनोमस कंजप्शन, और एक पढ़ लिया हमने ब्रेक इवन पॉइंट, सम स्तर बिंदु। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे आय बढ़ती है, समग्र मांग और उपभोग भी बढ़ते हैं। टेबल से ही देख के पता लग रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है, उपभोग भी बढ़ रहा है, और उपभोग बढ़ेगा तो एडी, क्योंकि एडी किसका टोटल है सी प्लस आई, आई फिक्स है तो जितना बढ़ रहा है सी से ही बढ़ रहा है, दोनों बढ़ते जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ सी पहले ज़्यादा है, किससे? वाई से भी ज़्यादा है। यहाँ सी वाई 0 है, सी यहाँ पे कितना लिया था मैंने 30, 20 से शुरू किया मान लीजिए,
तो 20, यहाँ तक इस पॉइंट तक C ज़्यादा है, Y लाइन कम है। ये सारा ग्राफ यदि मैं देखूं तो इसको हम कह सकते हैं y इज लेस देन C। इस ग्राफ का ये वाला पार्ट देखूं तो ये वाला पार्ट होगा y इज ग्रेटर देन C, अर्थात यहाँ हम बचत कर रहे हैं। यहाँ हमारी बचत कैसी है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे बचत कैसी है, नेगेटिव है। यहाँ हम बचत जो पहले की थी उसको उल्टा खा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम अव्यय बचत, डिस सेविंग। ठीक हो गई बात? ये बचत हो गई और ये अव्यय बचत हो गई। अव्यय बचत मीन्स नेगेटिव सेविंग, डिस सेविंग। चलिए, सेकंड पॉइंट हमने क्लियर हो गया। जैसे जैसे आय बढ़ती है समग्र मांग और उपभोग भी बढ़ते हैं, अर्थात समग्र मांग और आय में धनात्मक संबंध होता है। मैंने पहले ही बता दिया, एडी और वाई और सी, इन तीनों का रिलेशन पॉजिटिव है। वाई बढ़ेगा तो एडी भी बढ़ेगी, सी भी बढ़ेगा, है ना। सी बढ़ेगा तो एडी अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि एडी क्या है, सी प्लस आई। थर्ड पॉइंट, एक निश्चित स्तर के पश्चात समग्र मांग आय से कम हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में लोग अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखने लगते हैं। वो निश्चित स्तर कौन सा है बेटा, मैं ग्राफ में देखूं, पहले सी ज़्यादा थी, ये वाली जो मैं बता रहा था। इसके बाद उपभोग आय से कम हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है। यहाँ वाई ज़्यादा है, ये वाला जो मैंने बताया था, उपभोग कम है, और ये कुछ भाग वो अपनी बचत के रूप में बचाने लगते हैं लोग। ये पॉइंट कहना चाहता है। y तथा c के बीच फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है, कंजप्शन फंक्शन। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया है। y तथा c के कटान बिंदु को सम स्तर या सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। हो गई बात इसकी। सम स्तर के साथ एक शब्द और मिल गया हमें, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को। यहाँ पर y इक्वल टू सी होता है, बता दिया मैंने। इससे पहले वाले क्षेत्र में अप बचत या अव्यय बचत, डी सेविंग, और बाद वाले क्षेत्र में बचत होती है, बता दिया बेटा। ये अव्यय बचत वाला पार्ट हो गया, और ये वाला कौन सा, बचत वाला पार्ट हो गया। इस टेबल में मैं देखूं तो जहां सेविंग माइनस में है, ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा, अव्यय बचत, डिस सेविंग, ऐसा ही है। और इसके बाद वाला ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, बचत वाला पार्ट हो गया। और इसको मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट यहाँ ले आऊं तो ये वाला कौन सा हो गया, अव्यय बचत वाला पार्ट हो गया, डिस सेविंग वाला पार्ट हो गया। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास, कंजप्शन C इज इक्वल टू सी बार, है ना। पढ़ना भी आना चाहिए बेटा इसको। ये ऊपर डॉट वैसे ही नहीं लग रही, मिस प्रिंट नहीं है, ये वाली डॉट मिस प्रिंट नहीं है, ये ऐसे है, सी बार प्लस बी वाई। ये एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसको मैं रेड में कर देता हूं। इस फॉर्मूले में क्या क्या है, सी क्या है बेटा जी, कंजप्शन, उपभोग। सी बार ऐसे लिखेंगे हम, स्वायत्त उपभोग क्या होता है, अब आपको आ जाना चाहिए। बी क्या है, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसी ऑफ सेविंग। अभी क्या होती है हम पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला, और वाई क्या है बेटा इसमें, इनकम, आय। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अभी हम पढ़ेंगे इसको, अभी फिलहाल आप इतना ही मान लीजिएगा। अब बात करते हैं
उपभोग प्रवृत्तियों के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। पहली, औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम लिखेंगे आगे APC से, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू, हाँ वहाँ चले, कंज्यूम। फॉर्मूला क्या होगा, APC इज इक्वल टू C/Y। इसमें बेटा जी इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी, और जो फॉर्मूले आपके टिप्स पे होंगे तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या वैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। चलिए जी, औसत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें, फिर वही टेबल है, Y 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, वही है। पहला कॉलम सेम है, C वाला 20 से शुरू हो रहा है, सब में 10 10 प्लस करते जाएंगे, इसमें 20 20 प्लस कर दिए थे, सेम है। डेल्टा C देखना बेटा जी जरा, डेल्टा C मीन्स चेंज इन कंजप्शन। 20 से कितना आया, 30, कितना लिख दूं, 10। ये नोट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ 20 तो था ही, अब कितने से 20 हुआ ये हमें नहीं पता, इसलिए अब इसको ND लिख देंगे। ND का मतलब है नोट डिफाइंड, या इसमें आप ऐसे डैश भी मार सकते हैं, ऐसे छोड़ दें इसको, सेम चीज़ है। देन डेल्टा C की बात कर रहे हैं हम, 20 से 30 हुआ, कितना चेंज हुआ, 10 का। 30 से 40 हुआ, कितना, 10। 40 से 50, सब में 10 10 ही तो प्लस कर रहे थे, तो सब में कितना कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 10 आ जाएगा। क्लियर बात। Y कैसे बनाई थी टेबल, 0 से, इसमें बेटा ये डेल्टा Y, इसमें भी ND आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, या इसको आप फिर डैश मार दें। कितना कितना डिफरेंस था, 20 20 का डिफरेंस था, सब में 20 20 डिफरेंस आ गया जी। हर बार इनकम या आय 20 से बढ़ रही है। चलो जी, अब APC निकाल के देखो बेटा, C/Y, पहले में तो ND आ ही जाएगा, क्यों आएगा, देखो जरा इसको, C/Y करूँ मैं, C कितना 20, Y कितना 0। 20/0 कितना होता है बेटा, किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या आंसर आएगा, इसका आज तक पता नहीं है, डिफाइन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है ना, इसीलिए इसको हम कह देते हैं ND नोट डिफाइन, परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है। अभी तक मैथमेटिशियन ने इसकी खोज नहीं कर पाए, इसका आंसर नहीं दे पाए कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा। इसलिए जब बड़े बड़े मैथमेटिशियन नहीं कर पाए तो हम ही क्या करेंगे, तो हम इसको लिख देते हैं अपरिभाषित। इसको देखो जरा बेटा जी, कितना, C/Y 30/20, 1.5, ये कितना हो जाएगा, 40/40, 1 आ गया। 50/60 हो जाएगा ये वाला, 60/80, ये हो जाएगा 60/80, ये कितना हो जाएगा, 70/100, 0.7 आ गया, ये 80/120, ये आ जाएगा बेटा जी। तो APC वाली लाइन आराम से लिख सकते हैं, MPC की लाइन, MPC का फॉर्मूला ये लिखने में तब आसानी रहती है, आप फॉर्मूले इसमें APC लिख के छोड़ देंगे तो बार बार आपको याद करना पड़ेगा। बेटर ये है कि इसमें हम जैसे APC लिखा, इसका फॉर्मूला भी ब्रैकेट में तुरंत ही डाल दो, यहाँ MPC लिखा, इसका फॉर्मूला भी ब्रैकेट में डाल दो। डेल्टा C/डेल्टा Y, इसमें तो वही, कोई चेंज, यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है, हमेशा डैश ही रहेगा। यहाँ डेल्टा C कितना था, 10, और ये Y कितना था,
डेल्टा वाई 20, 10/20, 0.5, ये फिर 10, ये वाला 20, है ना। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला था मेरा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी हो गया 10, डेल्टा वाई हो गया 20.5, फिर सब में वही चलता रहेगा 10/20 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, सब में 0.5। इसका मतलब ये तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना डेल्टा सी याद करने की ज़रूरत है, ना डेल्टा वाई याद करने की ज़रूरत है। ये टेबल में 10-10 आएगा, 20-20 आएगा, ये तो सब यहीं से निकल जाएंगे, सी से और वाई से। एपीसी का भी यदि फॉर्मूला याद है तो याद करने की 1.5, 1.833, 0.75, ऐसा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एमपीसी भी कितना आएगा ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है, यहीं से निकाल लें। चलिए जी, अब यहाँ देखो ज़रा बेटा, एपीसी एक से ज़्यादा भी है, यहाँ पे एक है और इससे पहले कितनी है, एक से ज़्यादा है, 1.5 है। यदि एपीसी एक से अधिक है, एपीसी ग्रेटर देन 1, तो इसका अर्थ है कि उपभोग राष्ट्रीय आय से ज़्यादा है। जितनी वाई है तो इसका क्या अर्थ है, वाई इज स्मॉलर देन सी और कंजप्शन इज मोर देन नेशनल इनकम वाई। एक ही बात है। अर्थात ये कहानी कब होती है बेटा, सी ग्रेटर देन वाई कब होता है, यहीं पे आ जाओ दोबारा ग्राफ पे ही, ये वाली कंडीशन सी इज ग्रेटर देन वाई, ये वाली कंडीशन थी। इसका मतलब समस्तर बिंदु से पहले की स्थिति है अर्थव्यवस्था की, अर्थात समस्तर बिंदु से पूर्व की है स्थिति है। यदि एपीसी 1 है, इसका मतलब y इज इक्वल टू सी हो गया। इसका अर्थ है राष्ट्रीय उपभोग राष्ट्रीय आय के बराबर है, और ये कौन सा बिंदु हो गया, समस्तर बिंदु। अर्थात अर्थव्यवस्था किस बिंदु पर है, अर्थव्यवस्था समस्तर बिंदु पर है। यदि एपीसी 1 से कम है तो इसका अर्थ है उपभोग राष्ट्रीय आय से कम है। यहाँ सी इज लेस देन वाई, कौन सी स्थिति हो जाएगी, समस्तर बिंदु के बाद की स्थिति है। यहाँ कुछ बचत हो रही है, सी कम है, उपभोग कम है, राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, तो इसका कुछ हिस्सा एस के रूप में पॉजिटिव एस चल रहा है। यहाँ एस कैसा चल रहा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर एस समस्तर बिंदु पर एस कितना होता है, 0, क्योंकि जितना उपभोग है उतनी ही इनकम है, जितना कमाया उतना ही खर्च कर लिया, उतना ही हमने खा पी लिया, कंज्यूम कर लिया। आय में वृद्धि के साथ एपीसी कम होती जाती है। देखो बेटा जी, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, एपीसी 1.5, 1, 0.8, 0.75, 0.7, 0.67 घटती जा रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी क्या होती जाती है, गिरती जाती है, कम होती जाती है। तो वाई इंक्रीज होगी तो एपीसी डिक्रीज होती जाती है। कैसा रिलेशन हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन एपीसी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू रहेगी। शून्य कब होगी, एपीसी का फॉर्मूला मेरा एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी यदि हमारा 0 हो गया और y मान लीजिए 100 है, तो इसका कुछ भी हो y की वैल्यू तो 0 आएगा। लेकिन c कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो उपभोग होगा ही, तो इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो एपीसी की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से ज़्यादा होगी, शून्य नहीं हो सकती, और ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। सेकंड,
ये हमने अभी तक बात की आपसे औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी की। दूसरी बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। ये बात हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा जी, है ना। अब टाइम हो गया तो ये लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। तो आपने मेरी बातें यहाँ तक सुनी हैं, समझी हैं। उम्मीद है आपको ठीक से समझ आई होंगी। एक बार मैं रिवाइज भी कर देता हूँ दोबारा से। हमने आज क्या क्या किया। हमने आज पहले सिलेबस की बात की। इस सिलेबस में इम्पोर्टेंट इज 12 मार्क्स का है ये। इसके बाद समग्र मांग की परिभाषा पढ़ी थी हमने। समग्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये बात इसमें पढ़ी थी। ये फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने एक अजम्पशन कर ली थी कि बंद अर्थव्यवस्था है और केवल C+I की ही बात करेंगे। फिर निवेश की बात करी। निवेश दो तरह का, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश। इसके बाद उपभोग फलन की बात करी कि C और Y के बीच का फलनात्मक संबंध उपभोग फलन कहलाता है। फिर हमने टेबल कैसे कैसे बनी है ये समझी थी। इस टेबल में हमने एक बात याद की कि ये 0 और फिर 20-20 प्लस करते जाओ। ये 20 से शुरू करें और 10-10 प्लस करते जाएं। इसके बाद सब कुछ अपने आप बन जाएगा। इसके बाद हमने एक ग्राफ बनाना सीखा। अलग से एक ग्राफ यहाँ पे हमने बना के भी देखा था और मुझे उम्मीद है आपने भी बना के अब देख लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट्स में आप बताएं, मैं दोबारा कुछ सोचूंगा इसके बारे में। स्वायत्त उपभोग क्या होता है इस बारे में बात करी थी। हमने ये भी पढ़ा कि जैसे जैसे आय बढ़ती है समग्र मांग और उपभोग भी बढ़ते हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितनी आय बढ़ती है, क्योंकि आगे सेविंग शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि आय का कुछ भाग बचत के रूप में रखना चाहिए। वाई और सी के बीच में फलनात्मक संबंध, ये बात हो गई। एक समविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, सम स्तर बिंदु क्या होता है जहाँ y इज इक्वल टू सी, ये पढ़ा था। कंजप्शन, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। इसके बाद उपभोग प्रवृत्तियों के प्रकार में पहली प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी के बारे में पढ़ा। एपीसी का फॉर्मूला भी पढ़ा, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। वाई सी वही पहले वाले टेबल के हैं। एपीसी निकालना सीख लिया हमने, डेल्टा सी निकालना सीख लिया, डेल्टा वाई, एमपीसी भी निकालना सीख लिया, लेकिन अभी एमपीसी हमने पढ़ा नहीं है। तो एपीसी साथ में ये भी चीज़ें गौर करी हमने। एपीसी यदि एक से ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि y इज ग्रेटर देन सी, सॉरी y इज लेस देन सी, मीन्स कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है। यदि एपीसी 1 है तो इसका अर्थ है y इज इक्वल टू सी, अर्थात यहाँ एस सेविंग 0 है, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है। अव्यय बचत के बारे में जो हमने बात की थी वो भी हमने एक पॉइंट सीखा था। एपीसी 1 से कम है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में बचत हो रही है। आय में वृद्धि के साथ एपीसी गिरती जाती है, लेकिन कभी भी शून्य नहीं हो सकती। एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 से कम 0 नहीं हो सकती। इसके साथ साथ हमने इस ग्राफ में, है ना, अव्यय बचत की बात भी करी थी, डिस सेविंग और बचत या सेविंग्स की बात करी थी। बचत की स्थिति में y इज ग्रेटर देन सी था, यहाँ y लेस देन सी था अव्यय बचत में। ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है ढंग से समझ आ गई होंगी। तो आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड डे।